बाद में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके जूनियर को प्रमोट किया एंड उसके जूनियर को टीम लीड बना दिया गया। कई बार तो क्या होता है, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स खराब होते हैं वो बाकी टीम से आर्ग्यू करने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक कोडिंग लैंग्वेज हमने सीख ली है, अब उसी कोडिंग लैंग्वेज पे हम पूरी उम्र काम करेंगे। सिस्टम डिज़ाइन अगर आपका अच्छा होगा तो एआई आपको इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम टॉप स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो, एआई के आने से कोडिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा शिफ्ट आ रहा है, तो इसीलिए कोडिंग एक ऐसा स्किल नहीं रह गया है जो आपकी जॉब को सिक्योर करेगा। काफ़ी और स्किल्स भी हैं जिन पे आपको वर्क करना होगा एंड उन्हीं स्किल्स की बात करेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि कोडिंग जो है वो 30% इम्पैक्ट करती है आपकी जॉब में। बाकी के जो स्किल्स हैं वो 70% इम्पैक्ट लाते हैं। एंड जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, मतलब एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ इंजीनियरिंग मैनेजर, कोडिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता जाता है एंड बाकी स्किल्स का जो इम्पैक्ट होता है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे आप देखते हो कि कंपनी के जो सीईओज हैं वो कोडिंग नहीं करते हैं, वो बाकी चीज़ों पे काम करते हैं। जो इंजीनियरिंग मैनेजर होते हैं, टीम लीड होते हैं, वो कोडिंग पे कम काम करते हैं, टीम मैनेजमेंट पे ज़्यादा काम करते हैं। तो आज हम उन स्किल्स की बात करेंगे जो आपके करियर को फ्यूचर प्रूफ करेंगे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंप्रीहेंशन स्किल्स की। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था एंड उस प्रोजेक्ट पे अराउंड 20 लोग काम कर रहे थे। सबसे सीनियर वही था एंड सबसे ज़्यादा काम भी वही कर रहा था। मतलब जो भी डिफिकल्ट टास्क आता था, कॉम्प्लेक्स वर्क आता था, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा यूआई आ गया या फिर कहीं पे रिएक्टिव प्रोग्रामिंग करनी है, डेटाबेस में चेंजेस करने हैं, तो वो सारा काम वो देख लेता था। एंड कोडिंग में भी बहुत अच्छा था वो, मतलब कोई भी टास्क आता था वो आराम से उसको कर लेता था। बाद में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके जूनियर को प्रमोट किया एंड उसके जूनियर को टीम लीड बना दिया गया। मतलब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही रहा मेरा फ्रेंड एंड उसका जूनियर अब उस प्रोजेक्ट में टीम लीड बन गया था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड को उस प्रोजेक्ट से हटा के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया। आप समझ रहे होंगे कि कोडिंग एक ऐसा स्किल नहीं है जो कंपनीज देखती हैं, और भी काफ़ी सारी स्किल्स होते हैं जिन पे कंपनी फोकस करती है। जिसे टीम लीड बनाया गया था उसके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे थे। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, कंपनी को पता था अब क्लाइंट से बात करनी है, रोल आउट पे काम करना है, अगर कुछ बग्स आते हैं या न्यू फीचर आते हैं उन पे काम करना है, तो उसके लिए उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छा हो, मतलब जल्दी गुस्सा ना करता हो, ऑफेंड ना होता हो एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करता हो। अब जो मेरा फ्रेंड था वो कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा नहीं था। मतलब जो चीज़ उसे गलत लगती थी वो सिंपली मुंह पे बोल देता था एंड वो गुस्सा भी जल्दी कर देता था, इसीलिए टीम लीड उसे नहीं बनाया गया। तो देखो, कंप्रीहेंशन स्किल्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंप्रीहेंशन स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं, रीडिंग स्किल्स भी आ जाते हैं एंड जो आपके डे टू डे इंटरेक्शंस होते हैं वो सब भी इसमें आ जाते हैं। आप सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, किस तरीके से समझ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी आपकी ग्रोथ में। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं लास्ट 7 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में हूँ एंड जब भी हमें टास्क मिलता है, मतलब जब भी मुझे टास्क मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे टास्क मिल गया अब मैं उस पर कोडिंग करूँगा, पीआर रेज करूँगा, टास्क हो गया, फिर मुझे दूसरा टास्क मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। जब भी टास्क मिलता है वो टास्क एक एब्स्ट्रैक्ट टास्क होता है, मतलब एक वेग सा आइडिया होता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, बट कंक्रीट आइडिया नहीं होता। तो पहले हम प्रोडक्ट मैनेजर से बात करते हैं, उस आइडिया को फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद यूआई टीम से बात करते हैं, डिज़ाइंस पे डिस्कशन होती हैं कि कैसे स्क्रीन बनाएंगे, यूआई कैसा होगा, फ्लो कैसा चलेगा, फिर डिज़ाइन फ्रीज होता है। उसके बाद हम बैकएंड टीम से बात करते हैं, बैकएंड एपीआईज में अपडेशंस होने होते हैं, एपीआई कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया जाता है। ये सारी डिस्कशंस होने के बाद हम टास्क पे काम स्टार्ट करते हैं, मतलब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो हम प्रोजेक्ट मैनेजर से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, डिज़ाइन टीम से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, मतलब चीज़ें जल्दी से क्लोज नहीं होंगी। कई बार तो क्या होता है, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स खराब होते हैं वो बाकी टीम से आर्ग्यू करने लग जाते हैं। मतलब जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेट्स से डिज़ाइनर आपको कह रहा है कि स्क्रीन आपको इस तरीके से बनानी है, डेवलपर कह रहा है कि ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड मतलब नहीं बन सकती है, तो इन सारी बातों पे एक आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश अच्छे से बोल रहे हो, डिफिकल्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आप दूसरे इंसान की बातों को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हो एंड अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कन्वे कर पा रहे हो। प्लस आपको सिचुएशन हैंडल करनी है, मतलब आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आर्ग्यू नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल में आती हैं। ऑब्वियसली आप इंग्लिश अच्छे से ही बोलोगे, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करोगे, बट ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस नहीं हो रहा, आपके स्किल्स पे फोकस हो रहा है।
तो कंप्रीहेंशन स्किल्स को आप कैसे इंप्रूव करोगे? आप स्टार्ट करो बुक रीडिंग से। मतलब जितनी बुक्स आप पढ़ सकते हो आप उन बुक्स को पढ़ो। एज अ बिगिनर आपको इजी बुक्स चूज करनी है। मतलब यूट्यूब पे आप काफ़ी सारी वीडियोस देखते होगे, टॉप 5 बुक्स ऑन कम्युनिकेशन, टॉप 5 बुक्स ऑन फाइनेंस। तो एज अ बिगिनर अगर आप वो बुक्स पढ़ने लग जाते हो तो हो सकता है आपको समझ में ही ना आए, आपकी मोटिवेशन ही खत्म हो जाए, क्योंकि हर एक बुक का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। तो स्टार्टिंग में आपको ईजी बुक्स पढ़नी है, उसके बाद आप डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करोगे। ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, इसलिए जितनी जल्दी आप कंप्रीहेंशन स्किल्स पे काम करोगे उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। उसके बाद आपको डे टू डे इंटरेक्शंस पे भी काम करना है। जैसे आप अपने कोलीग से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, लंच ब्रेक में आप अपने मैनेजर से कोई बात कर रहे हो, मतलब सिंपल बात हो रही है, कैजुअल डिस्कशंस हो रही हैं, उस पर भी आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो, कैसे आप सिचुएशन को समझते हो, आपके क्या इनपुट्स हैं उस सिचुएशन में, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट होती हैं एंड बहुत मैटर करती हैं वो। तो सबसे पहले आप कंप्रीहेंशन स्किल्स पे ज़रूर वर्क करना। उसके बाद सेकंड स्किल आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि बैकएंड जावा में करें या जावास्क्रिप्ट में करें या पाइथन में करें। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक कोडिंग लैंग्वेज हमने सीख ली है, अब उसी कोडिंग लैंग्वेज पे हम पूरी उम्र काम करेंगे, मतलब जब तक हम रिटायर नहीं होते हैं हम उसी कोडिंग लैंग्वेज पे काम करेंगे। अगर हमने जावास्क्रिप्ट सीखी है तो हम जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जब कंपनी में जाते हो तो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपको मन स्टैक आता होगा, बट अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है पाइथन में तो वो आपको पाइथन वाले प्रोजेक्ट में डाल देंगे। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है एंड्रॉयड में तो वो आपको एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में डाल देंगे। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आप काम करोगे। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो मैंने सबसे पहले बैकएंड में काम किया, उसके बाद फ्रंट एंड में रिक्वायरमेंट थी तो मैं फ्रंट एंड में आ गया, उसके बाद मैं किसी और प्रोजेक्ट में चला गया। तो मतलब ये आपके साथ भी होगा। तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टास्क पे, डिफरेंट स्टैक्स पे आप कैसे काम करते हो, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, वो ज़्यादा मैटर करेगा। अब इसे इंप्रूव करने के लिए आपको डीएसए पे काम करना होगा। डीएसए को आपने रेगुलरली प्रैक्टिस करना है एंड आस्ते आस्ते डिफिकल्टी इंक्रीज करनी है। स्टार्टिंग में आप इजी क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे, उसके बाद आप डिफिकल्टी इंक्रीज करोगे। आप ऐसे समझो एक कंपनी का सीईओ है, अगर उस सीईओ को मन स्टैक डेवलपमेंट आता है तो क्या वो कंपनी में मन स्टैक डेवलपमेंट ही कर रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो वो हर चीज़ पे काम कर रहा होगा, वो बिजनेस भी देख रहा होगा, वो टेक भी देख रहा होगा, वो बाकी डोमेन्स को भी देख रहा होगा। इसीलिए आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो। प्लस जब आप कोडिंग करते हो तो 10 साल के बाद आप इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो। तो एज अ इंजीनियरिंग मैनेजर आप डिफरेंट टीम्स को मैनेज कर रहे होगे, आप कोडिंग नहीं कर रहे होगे। आपको डिफरेंट स्टैक्स को समझना होगा एंड जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आप काफ़ी बड़ी टीम्स को हैंडल करोगे। तो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स पे ही काम करना है। कोडिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे एआई टूल्स की। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या हम जॉब पे एआई यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जॉब पे हम एआई यूज़ कर सकते हैं एंड कंपनीज की भी यही इंटेंशन होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एआई यूज़ करें। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पब्लिक एआई टूल्स को नहीं यूज़ करोगे जो कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं आपको। मतलब जो कंपनी के थ्रू ऑथराइज्ड हैं आपको उन्हीं को यूज़ करना है। अगर कंपनी ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है तो फिर आप नहीं यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक टूल्स में शेयर कर दोगे, वो चीज़ गलत हो जाएगी। बट आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो भी नया टूल आ रहा है एआई में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे जेमिनी 2.0 लॉन्च हुआ है तो उसमें क्या चेंजेस हैं, एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एआई एजेंट्स सैस को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, डेविन का एक नया वर्जन आया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, इवन चैट जीपीटी का जो नया वर्जन आया है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोडिंग के बेंचमार्क्स में, तो वो कैसे काम कर रहा है। तो इन चीज़ों में आपको अवेयर रहना है। रिसेंटली गिटहब कोपायलट फ्री हो गया है, पहले वो पेड था बट अभी कुछ एक लिमिटेशंस हैं उसमें, बट वो इनिशियल डेवलपर्स के लिए फ्री है। तो क्या आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में कोपायलट को यूज़ किया है, आप कोपायलट को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना है। इवन आप एआई का भी एक कोर्स ले सकते हो, एआई डेवलपमेंट देख सकते हो कैसे हो रही है। गूगल के कुछ फ्री कोर्सेज है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो आप जरूर चेक कर लेना। देखो जब अमेजोन बनी थी उस टाइम पे इंटरनेट एक नई चीज़ होती थी, तो जेफ बेजोस ने ऐसा सोचा था कि मैं बुक्स को ऑनलाइन सेल करूंगा इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल बुक शॉप। तो स्टार्टिंग उसकी ऑनलाइन सेलिंग से हुई थी, मतलब इंटरनेट के थ्रू बुक्स सेल हो रही थी, बाद में वो ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि एआई अभी नया है, तो एआई के ऊपर आप क्या रैपर बनाते हो, क्या टूल्स बनाते हो एंड कैसे आप ग्रो करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट की। फुल स्टैक डेवलपमेंट में फ्रंट एंड एंड बैक एंड आएगा। बैक एंड आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, अगर आपको पाइथन में करना है तो आप पाइथन में कर लो,
अगर आपको जावा में करना है तो जावा में कर लो। फुल स्टैक डेवलपमेंट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, रिएक्ट कैसे काम कर रहा है, बैकएंड में एपीआईज कैसे बनाते हैं, डेटाबेस को कैसे सेटअप करते हैं, माइग्रेशंस कैसे करते हैं, अपडेशंस कैसे करते हैं। तो बेसिक CRUD ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कोडिंग में आना चाह रहे हो तो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर है कोडिंग का। मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको पूरा सिस्टम पता लग जाता है कि कैसे आपको बनाना है। फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, यूआई कैसे वर्क करता है, सर्वर्स कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। इवन गिट टूल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब भी आप इंटरव्यूज़ दोगे, अगर आप मोबाइल डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप डेटा साइंस के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है। मैं रिसेंटली एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोल के लिए इंटरव्यू दे रहा था, वहाँ पे इंटरव्यूअर मेरे से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में पूछ रहे थे। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं स्टैक में, वो हमें आनी चाहिए। आप कोडिंग लैंग्वेज कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिस्टम डिज़ाइन। देखो एआई जो है वो बेसिक कोडिंग कर पा रहा है, बट अभी वो सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर पा रहा। सिस्टम डिज़ाइन से मेरा मतलब ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उस सॉफ्टवेयर का क्या आर्किटेक्चर आपने डिज़ाइन किया है। मतलब आप MVC पैटर्न को यूज़ कर रहे हो, MVVM को यूज़ कर रहे हो, सॉलिड प्रिंसिपल्स को आप कैसे यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें सिस्टम डिज़ाइन में आती हैं। सिस्टम डिज़ाइन अगर आपका अच्छा होगा तो AI आपको इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज AI अभी कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकता है। एंड सिस्टम डिज़ाइन एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनता है बिटवीन अ अर्ली सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, वहाँ पर जब भी कोई नया फीचर आता था तो सबसे पहले हमें रीफैक्टरिंग करनी होती थी। मतलब अगर लेट्स से हमें एक नई स्क्रीन बनानी है तो पहले हम ऐसा कोड को रीफैक्टर करते थे कि हम नई स्क्रीन को ऐड कर पाएँ। फिर हमने नई स्क्रीन बना ली, अब दूसरा कोई फीचर आया तो हमें फिर से रीफैक्टरिंग करनी होती थी। तो रीफैक्टरिंग हम बार बार करते थे बिकॉज हम सिस्टम डिज़ाइन को नहीं समझते थे। मतलब ब्रूट फोर्स का हम यूज़ कर रहे थे। जब भी कोई फीचर आता था, मतलब जो चीज़ हमें समझ में आती थी, जैसा कोड चल रहा है हम वैसा लिख देते थे, और बिल्कुल ही खराब आर्किटेक्चर होता था हमारे कोड का। जब हम बार बार रीफैक्टरिंग करते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मतलब एक सिंपल सा फीचर होगा, सिंपल सा बटन भी ऐड करना है, उसके लिए भी हमें 1 वीक लग जाएगा। पहले कोड को रीफैक्टर करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे कि सारी चीज़ें ठीक से वर्क कर रही हैं, फिर नया फीचर ऐड करेंगे। बट अगर हम सिस्टम डिज़ाइन को अच्छे से सोच के चलें, आर्किटेक्ट अच्छे से करें कोड को, तो ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती। एंड कंपनीज इन्हीं स्किल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं। तो सिस्टम डिज़ाइन को सीखने के लिए एक काफ़ी अच्छी बुक है, हेड फर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न्स, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा सिस्टम डिज़ाइन का। उसके बाद क्वेश्चंस भी हैं सिस्टम डिज़ाइन के, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। उन सारी बुक्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करना। एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो तो वो भी ज़रूर सजेस्ट करना।